हेलो स्टूडेंट, दिस इज माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला में। स्टूडेंट्स, हमने जो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टॉपिक स्टार्ट किया था। तो टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में है। अगर आपने पहले उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है आप एमसीक्यू आराम से कर सकते हैं। तो हमने जो है 5 एमसीक्यू कर लिया था, फिर भी यहाँ पे जो है एक एक बार करके देखते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम स्तर, ठीक है, को समझ सकते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो असेसमेंट जो होती है वो इनबिल्ट प्रोसेस है। ठीक है, जो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं को पर विचार करने की आवश्यकता है। नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हमने इसी पहले वीडियो में डिस्कस किया था 5 क्वेश्चन को, तो अभी हम एक एक बार बस इनके आंसर देखते जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर, खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो अगर पाठ्यचर्या जो है उससे पाठ्यचर्या करिकुलम से आप क्या समझते हैं, आपको ध्यान में होगा हमने बताया था। करिकुलम क्या होता है? ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यार्थी का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, उसे हम कंप्लीट क्या कहेंगे? करिकुलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए हमें। तो हमें किसके लिए? तो देखो, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना ये तो बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान, औसत, ये शिक्षार्थी को उपाधि देना बिल्कुल नहीं। हमें किसी भी चिल्ड्रन को कभी भी ना लेबलिंग नहीं करना चाहिए। लेबलिंग जो होता है वो हमेशा रॉन्ग तरीका होता है। ठीक है, किसी बच्चे को नहीं बोल सकते हैं आप स्लो लर्नर हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, ये हम इसके प्रति जो है सचेत हो सकते हैं। उसके बाद प्रतिपुष्टि देने के लिए जो है टेक्निकल टर्म्स का यूज करना, तो ये भी कोई जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो नंबर 3 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ओके, सीसी से जो है रिलेटेड नहीं है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये अभिन्न अंग है, तो बिल्कुल है। सीसी जो है वो पार्ट है हमारा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, बिल्कुल है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल है। ठीक है, कि बच्चे ने किस क्षेत्र में, किस फील्ड में कितना अचीव किया, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? सीसी होता है। ये सारी चीजें हमने जो है प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले प्लीज आप टॉपिक को देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमें जो है किसी भी बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है। ठीक है, सीसी के अंडर भी ऐसा नहीं कहा गया है। ओके स्टूडेंट, और इसमें का सबसे जो लास्ट ऑप्शन है, इसे भारत शिक्षक अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। तो बिल्कुल आजकल जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीसीए किस लिए आवश्यक है? ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला है हमारा शिक्षण के साथ परीक्षण में तालमेल बैठाने के लिए, कुछ हद तक सही है। शिक्षण बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर किए जाने वाली गलतियों को सुधारना। ठीक है, और लास्ट हमारा ऑप्शन है यह समझने के लिए अधिगम किस प्रकार से अवलोकन किया जा रहा है, दर्ज किया जाता है, वो सुधार किया जाता है। तो पूरा कंप्लीट हमारा आंसर है, आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सीसी मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है। ठीक है, तो ये जो है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं, सीखने से एक से अधिक पक्षों का आकलन, ठीक है, कुछ हद तक आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, ठीक है, और शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 10 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है जो है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए। तो हमने आपको पढ़ाया था रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, रिमीडियल टीचिंग जो है वो करवानी चाहिए, क्योंकि देखिए रिमीडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें जो स्लो लर्नर है, ठीक है, अगर हम उसको किसी टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, अगर वो नहीं सीख पाया तो हम उस टॉपिक को पूरी क्लास को समझाने के बजाय उस जो स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने वो चीज़ नहीं कर पाया उनके लिए हम अलग से टीचिंग क्लास लगाएं, ठीक है, और उनको स्पेशल एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, अट्रैक्टिव वे में उन्हें हम समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, सीखने में जो कमी हो रही है उसका निदान और उपचार करना। नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पात्मक हो सकती है, इसके विपरीत भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन समटाइम भी समेटिव, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने क्या बताया था कि ये साल भर चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और समेटिव क्या होता है, एंड ऑफ द सेशन होता है। ठीक है, कि सेशन जब हमारा जो खत्म हुआ, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम एवं निरंतर का अभिन्न अंग है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण है। ठीक है, ग्रेडिंग करना, फॉर्मेटिव, तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, नंबर 4 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों का विकास सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्योंकि नंबर 3 भी पूरा रॉन्ग है हमारा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम ग्रेडिंग तो करते नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हमारा जो है वो साल भर किए जाने वाला असेसमेंट है। ठीक है, तो उससे ग्रेडिंग नहीं करते हैं। समेटिव में हम एंड में जो एग्जाम लेते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम उसे ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किस चीज में। तो किस चीज में सहायता करता है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। ठीक है, सिवाय, है ना, मतलब अगर हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं तो हमें जो है किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सिवाय मतलब इनमें से किसको छोड़ करके। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, बिल्कुल हमें इसका ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की क्षमता मतलब कैपेसिटी कि कोई विद्यार्थी कर पा रहा है कौन नहीं, तो स्ट्रेंथ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, बिल्कुल हमें इसका ध्यान में रखना। विद्यार्थियों की त्रुटि को तो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी हम उसका आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे जो है वो सुटेबल है। ठीक है, स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है, क्रिस्टीना जो है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है। ठीक है, किस ओर संकेत करता है, तो अब आप बताइए, वो टूर करवाई। ठीक है, टूर के बाद उसने क्वेश्चन किया है। ठीक है, साल के एंड में उसने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है, तो वो सीखने के लिए आकलन कर रही है या सीखने का आकलन कर रही है। मैंने जो है इस चीज को आपको पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन तो बहुत ही गलत दिया हुआ। आकलन के लिए सीखना ऐसा कुछ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको भी ध्यान में होगा, आकलन का सीखना ये वर्ड आपने सुना है क्या, नहीं। ठीक है, हमने क्या सुना था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन है ना वो पूरी तरीके से रॉन्ग है।
अब हमने आपको ये बताया हुआ था कि जब हम क्या करते हैं, सीखने के लिए आकलन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तुरंत बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जब हम सीखने का आकलन करते हैं, ठीक है, तब वो क्वेश्चन क्या होता है, एंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो तो तुरंत जो है भ्रमण के बाद क्वेश्चन कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो क्वेश्चन जो है वो काफी इजीली जो है आपसे सॉल्व हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। सीखने के लिए आकलन क्या होता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, बिल्कुल, है ना। अगर तो यहाँ पे जो है 16 का हो जाएगा नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद उन्हें पढ़ता है, उसके बाद वो योजना बनाता है, ठीक है, और अपने गलत पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि वो अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमने एक चीज और बताई थी इसमें जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। ये आपको बिल्कुल ध्यान में जो है होगा, ठीक है। जो टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग में चेंज करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सीखने के लिए आकलन। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई होगी, सीखने के लिए आकलन में होता क्या क्या है। एक तो होता है कि वो क्या होता है, जो एंड में नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो फर्स्ट, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना चाहिए। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, बहुत ज्यादा परीक्षण लेने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखती है तो वो क्या करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, सीखने के रूप में आकलन करती है, ठीक है, सीखने के रूप में। क्योंकि हमें याद है सीखने के रूप में असेसमेंट एस लर्निंग में क्या होता था, स्टूडेंट जो है वो खुद की गलती को ढूंढते हैं, खुद का आकलन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पे बावर्ची खुद के खाने को चख रही है, मतलब वो क्या कर रही है, सेल्फ असेसमेंट कर रही है। और सेल्फ असेसमेंट किस में होता है, असेसमेंट एस लर्निंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो विद्यालय जो है, विद्यालय पर आधारित जो आकलन होता है वो किस पर आधारित होता है, तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक के अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल है, जो एक दिन के लिए एक्सटर्नल आ रहा है वो तो बच्चे की कैपेसिटी को नहीं जानेंगे, ठीक है। जो टीचर जो साल भर उनके साथ है वही तो जानेंगे ना। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है कंटिन्यू जो वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।